Good evening to all and welcome to the platform of Trigonometry. So my name is Abhay. So आज हम लोग आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का दैट वुड बी वर्क एनर्जी पावर एंड हीट। ठीक है। तो ये टॉपिक आपका देखा जा रहा है काफी टाइम से। तो इसमें से न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं और फंडामेंटल्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखो यहाँ पे मैं कुछ आपको बेसिक आपकी डेफिनेशंस हो गए हैं, ठीक है ना, वो थ्योरी है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे वर्क का आपको वर्क एनर्जी पावर में हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे और ये ओवरलैप करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स। अब वो देखो वर्क बेसिकली है क्या, व्हेन व्हेन यू आर पुशिंग और पुलिंग समथिंग, और उसमें जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें डिस्प्लेसमेंट होते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी मूव होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, फॉर्मूला अगर वर्क का देखते हैं तो फोर्स आपने कुछ लगाया, कुछ डिस्टेंस उसने लिया। डिस्टेंस बोल दीजिए, डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं आप ना, तो ये इसमें आपका जो भी बॉक्स मूव कर रहे हो तो यहाँ पे वर्क डन होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, एक बहुत ही एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके सीडीएसई में कि आपको एक कार है ना, कार को आप पुश कर रहे हैं और कार मूव नहीं हो रही है, क्या आपका वर्क डन है वहां पे? नहीं। जब आपने डिस्प्लेसमेंट ही नहीं किया ऑब्जेक्ट का तो वहां पे वर्क डन नहीं होगा। ठीक है ना। वहीं पे इसमें बात करते हैं कि देखो, द वी डिफाइन द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी आप कितना कैपेसिटी है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। और पावर क्या है? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर का मतलब क्या है? सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखो, किसी के पास कहते हैं हाई पावर, यानी वो ज्यादा काम कम समय में कर सकता है। यानी पावर इज नथिंग बट कितना वर्क डन हुआ अपॉन कितने टाइम में। ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपके। इसके फॉर्मुलेस पता नहीं, जैसे एफडी कॉस थीटा, एक्चुअल में एफडी यही है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा उसका एंगल बताता है, किस एंगल पे काम हुआ है। तो उस पे उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है कॉस थीटा के। तो मोस्टली आपके सीडीएसई में जितना मैंने देखा है अभी तक, तो वहां पर आपको कॉस थीटा की वैल्यू, मतलब कॉस थीटा की जरूरत नहीं पड़ती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर उन्होंने बोला है कि एट सर्टेन एंगल, तब वहां पे आपको कॉस थीटा लगाना पड़ेगा। और कॉस थीटा की वैल्यू भी 45, 30, 60 इसी के हिसाब से देंगे। ठीक है। तो उसमें इतनी परेशान होने वाली बात नहीं, बट आपको फॉर्मुलेस पता होने चाहिए इसके। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट ये वाला डिस्प्लेसमेंट जीरो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के देखो, जो थ्योरी में स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जैसे क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, तो वहां पे क्या होता है कि आपके जो भी ये फंडामेंटल्स हैं इनके स्टेटमेंट्स की फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप का आ चुका है, ये वाला स्टेटमेंट पूछा जा चुका है। जो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है, जो फोर्स लगाया और जो आपके डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो हमेशा कैसा रहेगा आपके? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा। उसके बाद कहते हैं यूनिट, यूनिट पर मल्टीपल टाइम आ चुका है क्वेश्चन। तो यूनिट आपकी ध्यान रखना, एसआई यूनिट जूल। अब देखो, जूल इसकी आपकी क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है। एनर्जी की भी पूछी जा चुकी है ना, तो ध्यान रखना एनर्जी की भी आपकी जूल ही रहेगी। और देखो एनर्जी की, जब आपकी जो क्या कहते हैं ऐसा यूनिट्स होती है, वो कैलोरीज भी होती है। जो हम लोग बोलते हैं ना, जो हमारे बोलते हैं कैलोरी काउंट होता है, तो कैलोरीज क्या बता रहा है? एनर्जी ही बता रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ठीक है 5 न्यूटन है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वाला, बट ये वाला ध्यान रखना है। 1 जूल इक्वल्स टू क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर। एक्चुअली मैंने लास्ट वाली क्लास में उसका फोर्स का शायद मैंने न्यूटन मीटर कर दिया था, बता दिया था। नहीं, फोर्स का नहीं, वर्क का था। तो वर्क इज नथिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मूव उसका आपका मीटर होगा, तो न्यूटन मीटर बन जाएगा। इसी को हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये आपको दोनों के दोनों ही पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान रखना आप। ठीक है। एफ डी कॉस थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ है इसमें आपको। अब बात करेंगे एनर्जी। तो एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? आपसे पूछा जाता है क्या एनर्जी स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? देखो एनर्जी कोई डायरेक्शन लेस होती है। ठीक है ना। एनर्जी ऐसा नहीं है कि आप किसी सर्टेन डायरेक्शन चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपको एनर्जी पे ध्यान रखना है, जैसे स्केलर क्वांटिटी डू नॉट नीड एनी डायरेक्शन। तो यहाँ पे एनर्जी की भी आपकी एसआई यूनिट सेम ही रहेगी, सॉरी, सेम ही रहेगी। कैसी आपकी? जो कि जूल है, जूल हो गई है ना, जूल होगी, न्यूटन मीटर हो गए, या आपके ये सारे ये वाले पॉइंट्स हो गए। ठीक है। आगे हम बात करते हैं एनर्जी से। ही आपको ध्यान रखना है दो टाइप की एनर्जी, इन पे आते हैं आपके क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स में। अभी रिसेंट में भी आपको न्यूमेरिकल देखा गया था इसी पे, आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पे। तो एनर्जी आपके दो फॉर्म्स में यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट है आपके काइनेटिक एनर्जी, सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी। बेसिक्स बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी होता है बिकॉज ऑफ मोशन।
अगर किसी चीज के पास मोशन है तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। वहीं पे आई वुड से वहीं पे अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग कि जब कोई भी बॉडी अपनी स्टेट पर है, वो रेस्ट पर है, तो उस पे जो आपकी होती है एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई बॉडी आपकी रेस्ट स्टेट पर है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, देखो ये एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आया है इस पे, क्या कहते हैं ये वाला, ये आपको जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये आपका एक सीडीएस में आ चुका है, कौन सा, मूविंग कार का, है ना। अगर कार की स्पीड ज्यादा है, कार का मोशन ज्यादा है, तो उसमें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसीलिए ज्यादा अगर स्पीड से अगर एक्सीडेंट होता है तो वहां पे ज्यादा डैमेज होता है, रेदर जिसमें स्पीड स्लो हो तो क्यों, उस पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। फिर बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का भी एग्जाम्पल है जो मैं बता रहा हूँ, ये भी आपका सीडीएसई में पूछा गया है, विच इज अबाउट स्प्रिंग। तो ध्यान रखना है, स्प्रिंग होता है जो स्प्रिंग, नॉर्मल स्प्रिंग होता है, तो जब स्प्रिंग को आप, ये स्प्रिंग हो गया, इसको स्ट्रेच करते हैं इस साइड, ठीक है, तो इससे होता क्या है कि जैसे आप उसको दो एक्सट्रीम पॉइंट पे लास्ट तक स्ट्रेच करेंगे तो उसमें क्या होगा, उस टाइम पे जैसे आप उसको छोड़ेंगे तो स्टार्ट कंप्रेसिंग, तो उस टाइम पे जब आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो स्प्रिंग के स्ट्रेच करने पे क्या बढ़ता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, मैं आगे उसके बता दूंगा। एम जी एच उसका होता है, क्या कहते हैं आपका, इसके पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। तो इसका हाफ एम वी स्क्वायर होता है, एम से मास हो गया, वी से आपका वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना, वेलोसिटी कह लो, स्पीड कह लो, यहाँ पे दिया हुआ है। और इसका जूल रहेगा, आपका एनर्जी है, देखो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी तो है ही, तो इसको भी आपको जूल ही बोलेंगे। वहीं पे हम बात करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब रोटेशनल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, एंगल आएगा, तो एंगल आएगा तो हम लोग बात करते क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी की। तो यहाँ पे एक वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी में भी दो टाइप के होंगे हमारे पास। ये होता है लीनियर, जो बिल्कुल ऐसा होता है, एक होता है लीनियर वेलोसिटी जो सीधा जाता है, लीनियर वेलोसिटी। वहीं पे फिर एक आएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, होता है लीनियर वेलोसिटी, होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग रोटेशनल की बात कर रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी रहेगा, ऐसी एंगुलर एक्सेलरेशन भी रहता है, ठीक है। इसको हम डिफाइन करते हैं किससे, अल्फा से, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एंगुलर, तो रोटेशनल इसमें देख लीजिए, तो यहाँ पे आई क्या है, उसका इनर्शिया। अब देखो जब भी अगर इस पे रिलेटेड कभी भी आपका एमसीक्यू आया या आपका कोई न्यूमेरिकल आया, तो है ना, कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो बिलीव मी उसमें आपको दोनों की ही वैल्यू दिए होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या है कि वैल्यू के बहुत ही नाम अलग अलग से उसको यूज कर सकते हैं, बट आपको वैल्यू पक्का दी गई होंगी, है ना, क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड आपके, उससे ज्यादा हार्ड आपसे नहीं पूछा जाता सीडीएसई में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी इनर्शिया यहाँ पे आ गया, देखिए ओमेगा क्या होगा, उसका एंगुलर वेलोसिटी हो गई, तो यहाँ पे बॉडी ऑफ इनर्शिया आई हो गया और आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अच्छा मैंने यहाँ पे एक चीज और बता दूं, उसका बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पे होता है एम जी एच। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया जैसे कि उनके उसको उस पे किस पे डिपेंड होती है, उसकी खुद की स्टेट पर। तो यहाँ पे एम क्या है, तो एम इज नथिंग बस मास, कॉमन है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ध्यान रखना है, जो स्मॉल जी होता है इसके 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, बट अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 तो आप 10 लेंगे, ठीक है ना। जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे उसमें 9 पॉइंट, देखो अगर मेंशन है 10 तो ही आप 10 यूज करेंगे, वरना आप किसका यूज करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही यूज करेंगे, ठीक है। और एच क्या है, आपकी हाइट है, जो भी है, हाइट हो गया, स्ट्रेच हो गया, कुछ भी कर सकते हैं इसको, एच को आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बस में ये ध्यान रखना, एच का होता है हाइट, है ना। इसीलिए अगर टोटल एनर्जी पूछा जाए, कभी भी टोटल एनर्जी पूछा जाए, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। और ध्यान रखना है कि ये कंजर्व होता है ऑलवेज, इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ऑलवेज कंजर्व। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल टोटल एनर्जी किसी सिस्टम का 80 है, तो ये किसी भी 60-20 हो सकता है, 50-30 हो सकता है, बट इनका भी वैल्यू इक्वल ही आता है 80 के। अब ऑब्वियसली आइडियल उसकी हम बात करते हैं, बट हाँ, ठीक है ना, हम लोग थियरी बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। और इसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आपका कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
कंबाइंड ऑफ दिस एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे देखो, अ रिजिड बॉडी कैन बोथ ट्रांसलेट एंड रोटेट, ठीक है। तो हाँ, इट्स टोटल एनर्जी आपका दिया, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल काइनेटिक। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन रोटेशनल दोनों ही एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। तो बस ये चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ऐसी बॉल, कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपका ट्रांसलेशन है, लीनियर भी आपका पाथ फॉलो कर रहा है, रोटेशनल भी कर रहा है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल ले लीजिए, अ बॉल रोलिंग डाउन on an incline gains both form, है ना। हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड, बट हाउ फास्ट इट कैन बी, हाउ मूव इट एंड सरफेस पॉइंट। तो वही चीज है कि देखो, अगर आपको मैंने सिंपल सा बोला, यहाँ पे एक बॉल अगर यहाँ पे बोला, तो देखो वो अपने पर रोल भी कर रहा है और वो सीधे भी मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका, इसमें दोनों ही आपके क्या कहते हैं, एनर्जी का आपका देखना पड़ेगा। इसमें ट्रांसलेशन एनर्जी भी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा। ध्यान रखना इन दोनों का जो टोटल एनर्जी होगा वो कंजर्व रहेगा। ये वाला पॉइंट ही बताया हुआ है। नेक्स्ट है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि नेट वर्क डन बाय ए मूविंग बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय आपका बाय फाइंडिंग द चेंज इन द। तो हम देखते हैं कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ऑब्वियस है, वर्क डन का मतलब क्या है कि क्या ना, कि कितना फोर्स लगा, कितना मूवमेंट हुआ, उसका मोशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो मैं उसकी फाइनल और इनिशियल अगर मैं काइनेटिक एनर्जी में माइनस करूं तो मुझे उसका क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है ना, कितना उसने काम किया है, ठीक है ना। ये वाला ध्यान रखना है। तो आपको अगर वर्क के बारे में मुझे नेट वर्क निकालना है तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आप निकाल सकते हैं ये, ठीक है। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन जस्ट इन केस पूछा जाए कि हाँ भैया वर्क कैलकुलेट कीजिए, उसकी इनिशियल काइनेटिक वैल्यू ये है, फाइनल की आपकी ये है, तो आप वहां से 1/mv² होता है। तो अगर मैंने इसको इसको इनिशियल को मैं अगर यहाँ पे इसको मैं दो फॉर्मूलेस में बना लेता हूँ, हाफ, सॉरी, मैंने इसको, अगर मैंने बताया कि इनिशियल कितना था, इनिशियल की वेलोसिटी मैंने यू कर दी ½ mu², और फाइनल की मैंने कर दी ½ mv², ठीक है। तो मैं अगर इनको माइनस करता हूँ, ठीक है ना, सॉरी, RF माइनस RI करता हूँ, तो यहाँ पे आपको 1/2 मास कॉमन आ जाएगा, v² माइनस u² मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है नेटवर्क डायन के बारे में बात करते हैं तो। अब देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। सो अब देखो, फैक्टर्स क्या है। अब सिंपल सी बात है, अब देखो इस लिटरली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, जिसको मैं सिंपल एक बात बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि उसमें नहीं है, उस बैकग्राउंड साइंस से नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डिपेंडेंस क्या फॉर्मूला बता रहा है, किस पे डिपेंडेंट है, सर मास पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, P = mv होता है, इनके प्रोडक्ट है, यहाँ पे इनका दोनों प्रोडक्ट है, यानी मोमेंटम भी है। तो इन सब ये सब चीजें क्या करती हैं आपकी, यानी ये सर ये इंडिविजुअल भी करता है, ये भी इंडिविजुअल आपका कहीं ना कहीं आपका फैक्टर इफेक्ट करता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन भी इफेक्ट करते हैं। तो बस यही चीज बताई जा रही है। मास तो हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम क्या होता है P, और P = क्या होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो बस ये चीज यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट व्हेन वर्क इज डन ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे स्ट्रेचिंग रबर स्ट्रिंग। अब देखो, रबर स्ट्रिंग मैंने स्ट्रेच किया, उस पर क्या हुआ, जैसे आपको छोड़ेंगे वो कंप्रेस होगी, तो वर्क डन किया है, तो उससे क्या हुआ सर, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, है ना, पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन और चेंज इन पोजीशन इज नोन एज, उसका क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप देखें, स्प्रिंग का एग्जांपल दे, रबर का हम दे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई या उनकी कोई उसमें भी चेंज कर रहे हैं, उससे भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है जी। अब देख लेते हैं एक बार यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे इसका। इसमें देखना, एक मिनट रुकना, मैं कुछ और भी चीज ऐड करनी है मुझे। चलो, तो पहले हम बात कर ले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन हाफ। अब देखो, किसी ऑब्जेक्ट को मैं हाइट से ना, मैंने क्या किसी यहाँ से ड्रॉप किया या मैंने किसी को ऊपर की तरफ फेंका, तो उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रेज अ सर्टेन हाइट द वर्क डन इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी टू चेंज इट्स पोजीशन द एनर्जी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मैं सर्टेन हाइट पे ले जा रहा हूँ, तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, किस चीज के अगेंस्ट काम की कन्फिग्रेशन वहां पे देख रहे हैं अलग हो रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट की बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनर्जी एनर्जी किस किस उसमें स्टोर होगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पे एम जी आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन होता है जो यहाँ पे एम ए है, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, बट जब मैं एक्सेलरेशन को ग्रेविटी के अगेंस्ट बात करता हूँ तो वहां पे स्मॉल जी बन जाता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और पीछे होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका यही वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे इनके यहाँ पे दिया, इन केस इंक्रीजिंग द एफ एम जी इक्वल टू, यहाँ पे ये दिया हुआ है फोर्स इक्वल टू मास इंटू
ग्रेविटी। यहाँ पे फिर वर्क, यहाँ पे वर्क के एम जी एच दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, फाइनल माइनस इनिशियल, पर वही फाइनल माइनस इनिशियल जो आपका वैल्यू आएगा उससे आप पोटेंशियल नेट पोटेंशियल एनर्जी आप उसे कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। आगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूँ। हम्म। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक सेकंड दीजिएगा मुझे जरा। चलो मैं ये वाला सोचा था, ये वर्क डन में जब आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला आएंगे तो वहां पे भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन है ना, उसमें भी चार्ज वगैरह पर भी करेंगे, तब वो हम वहां पे थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अब देखो, ये ध्यान रखना है आपको कि जो फंड जो कॉन्सेप्ट आपका वर्क डन का है वो यही रहेगा, कितना काम कितना टाइम में किया जा रहा है, ठीक है ना। ये वाला चीज होगी, जैसे कि पावर का भी मैंने बता दिया आपको ना, वर्क पावर का एक्चुअली एक बार पावर का मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे पावर हो गया, पावर आगे आएगा वैसे। पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, कितना काम किया कितने समय में, ठीक है ना। वर्क डन का क्या होता है, जूल, इसका सेकंड, तो जूल पर सेकंड हो गया, ठीक है। जूल सेकंड इनवर्स हो गया, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वॉट, ठीक है। ये वाला पॉइंट ध्यान, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पूछा गया तो वॉट क्या है, ध्यान रखना है, एसआई यूनिट है पावर की, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वन हॉर्स पावर, ये बहुत बार पूछा गया, वन हॉर्स पावर, कि वन हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी होती है, तो 746 वॉट होता है, ठीक है। ये आपके उसमें दिया हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है ना। वैसे हम बात करते हैं 1 किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर नहीं सॉरी, 1 किलो वॉट, तो वही 10 टू द पावर 3, सिंपल ही है। मेगावाट 10 टू द पावर 6 वॉट, ठीक है ना। अब ये बेसिक बेसिक है आपके हैं, इसके बारे में पता होना ही चाहिए आपको, ठीक है। किलो वॉट आवर, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कमर्शियल यूनिट कैलकुलेशन बताऊंगा, जिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आए हैं कमर्शियल यूनिट कैलकुलेशन के, भैया बिजली का बिल कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको मैं वहाँ पे आगे जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, मैं पहले बता रहा हूँ कि देखिए जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसा नहीं है कि सर ये आने के चांसेस क्या है, जनरल है, जनरल नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, स्पेसिफिक ही चीजें लेके यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो जैसे मैंने बताया था अभी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, कि यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात करता है वो, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम भी बताया था कि टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ध्यान रखना, ये कांस्टेंट रहती है, यही इसका ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात बता रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, कि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बचपन से पढ़ रहे हैं। बट ये होता क्या है कि अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। यानी अगर एग्जांपल से बताता हूँ कि पहले किसी की काइनेटिक, जैसे टोटल एनर्जी 80 है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, है ना, फिर पोटेंशियल एनर्जी कम थी, फिर क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी धीमे धीमे करके कम होने लगी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ने लगी सिस्टम की, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, ये क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एनर्जी ही कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। यहाँ पे दिया फॉल फ्री रोलिंग हाई, ठीक है, एग्जांपल है उसमें, कोई इतना वो नहीं, बाय द टाइम ग्राउंड रिच। यहाँ पे ये चीज इसको देख लो एक बार, कंसीडर अ बॉल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द हाइट एट अ हाइट, यहाँ पे ठीक है ना, इसका उसकी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, बाय द टाइम इट जो आपको हिट द ग्राउंड द वेलोसिटी एंड देयरफॉर हैज, आपकी इतनी देयरफॉर एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू पोटेंशियल एंड एनर्जी। सिंपल सी, आप बॉल थ्रो कर रहे हैं ऊपर से, उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई हुई, जैसे जैसे ग्राउंड से जैसे नीचे नीचे गिरेगी बॉल, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होने लग जाएगी, लास्ट में क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी वो टोटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो, यहाँ पे बात करें किस चीज का, कन्वर्जन, वो कन्वर्जन ऑफ आपका जो भी आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके ओके ओके, आगे हम लोग देखते हैं पावर, पावर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो पावर, जैसे मैंने आपको बताया, पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। हम बोलते हैं ज्यादा पावर पावरफुल है, पावरफुल का मतलब क्या, बहुत ज्यादा काम कर सकता है आपका कम समय में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आप ज्यादा काम कम समय के बारे में बात करेंगे तो हम लोग एक किसकी बात आ जाएगी, यहाँ पे पावर की बात करेंगे, ठीक है ना। फिर बात करते हैं एवरेज पावर, कहते हैं कितना टोटल एनर्जी और कितना टोटल टाइम के, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला आपको फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए कभी भी अगर मैं बात करूं एवरेज पावर की, है ना, कि कितना पावर एवरेज पावर आ रहा है, तो कितना टोटल उसने एनर्जी कंज्यूम किया कितने टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी वाला पॉइंट वाला बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं क्या पावर क्या है, तो पावर का ध्यान रखना है, डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, है ना।
सिंपल सी बात ये है, क्या आपको पावर लगाने की जरूरत है? क्यों? आप वॉल को भी पुश कर लो, कैसा भी कुछ कर लो, है ना, कुछ भी काम कर लो, वॉल को पुश कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ आप कुछ भी काम कर लो, तो वहाँ पे पावर एक मतलब मल्टी डायरेक्शनल है, मतलब ऐसा ऐसा कुछ सर्टेन डायरेक्शन नहीं चाहिए, वो हर किसी डायरेक्शन में लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज पॉइंट ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होता है, ऐसा यूनिट ध्यान रखना है, जूल पर सेकंड होती है पावर की। और हम किसको उसको बोल देते हैं, इसको बोलते क्या है, वॉट बोलते हैं, जेम्स वॉट जो है उनके नाम पर ही दिया हुआ है है ना। अब उसके बाद बात करते हैं, व्हाट कैन बी डिफाइंड एज पावर नीडेड टू 1 जूल वर्क टू इन 1 सेकंड। तो सिंपल सी बात है, व्हाट क्या है इसका, तो कितना जूल काम कितने सेकंड में, कहते हैं 1 जूल वर्क वन, उसमें सेकंड में जो होता है हम उसको क्या बोल देते हैं, पावर बोल देते हैं। द यूनिट व्हाट इज डेडिकेटेड ऑनर टू सम जेम्स वाटर डेवलपर ऑफ द स्टीम इंजन। हाँ, वो स्टीम इंजन वाले थे, उन्होंने किया था। अब हम बात करेंगे कमर्शियल यूनिट के बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे कमर्शियल यूनिट वाला एंगल आ जाता है हमें, जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, से डायरेक्ट आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे ये, क्या कहते हैं आपके, एनर्जी कैलकुलेशन, आपका बिल कैलकुलेट करना ना, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। सो एक सेकंड दीजिएगा। तो पहले देखिए कमर्शियल यूनिट, तो कमर्शियल यूनिट आपकी जो जितनी भी आपकी होम रीडिंग होती है, वो आपकी KWH में आती है, ठीक है, किलो वाट आवर में आती है। अब देखो सिंपल सी चीज है, किलो, इसमें वॉट आवर का मैंने पीछे आपको बता दिया, 10⁻³ होती है, यहाँ पे किलो आपका उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल ये है कि आप 1 घंटे में आपका कितना होता है, इतना किलो वाट आवर के है, तो 1 आवर है ना एट इतने जूल पर सेकंड। तो आपकी 1 किलो वाट आवर की वैल्यू आपकी ये होती है, वेरी इंपॉर्टेंट भैया। ये आपसे डायरेक्ट आपकी उसमें आ चुके हैं ये, क्या कहते हैं इसमें, MCQs में, ठीक है ना, कि किलो वाट के 1 किलो वाट आवर की वैल्यू कितनी होती है। तो इतनी आपको ये वाला पॉइंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। फिर इसमें मैं कुछ फॉर्मूलेस बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मूलेस पे भी हम लोग आगे ध्यान देंगे। सो वेट, सो यहाँ पे देखिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले देख लीजिए, एनर्जी होता क्या है। मैं कुछ आपके कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे होते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो सब के बारे में हम एक बार आगे पढ़ेंगे अभी। सब देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज एनर्जी डिवाइडेड इनटू फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि देखो यहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो यहाँ से जितना हुआ उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कितना डिस्टेंस है, एनर्जी कितना लग रही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे दिया हुआ है। इन जनरल इट इज रेफर टू एज एनर्जी दैट हैज बीन कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ना वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट करने में कितना वो लगा, बस उसके बारे में बात की, ठीक है। ये बेसिक बेसिक यहाँ पे दिया हुआ है, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अब हम आगे बात करेंगे, मैं उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कि कुछ आपके पावर, एक मिनट, इलेक्ट्रिक पावर हो गया ना, इलेक्ट्रिक पावर हम लोग करेंगे आगे, पहले मैं आपको यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, हाँ, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इज इलेक्ट्रिक करंट है क्या, बट है ना, इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ, देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए दिस इज अ वायर, इसमें से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, पास कर रहे हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि इससे कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है ना। इससे अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, आई, है ना, कितना चार्ज गया है कितना टाइम में, सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है। तो अब ये भी तो देखो क्या है, वर्क डन, है ना, वर्क डन इसमें क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, कितना वर्क किया है, ये पावर यही तो बताया जा रहा था हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है आपको। आई इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना डिफरेंस आपका, देखो जब भी हम लोग इस ट्राइंगल की बात करते हैं, है ना, तो कितना डिफरेंस बता रहा है कि कितना आपका पहले था कितना बाद में था, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको बताता है। पर Q/T ध्यान रखना है, Q/T इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे हम बात करें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यहाँ से आपके MCQs आते हैं, ठीक है, रिसेंट टाइम में भी आए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। सो देखिए, इलेक्ट्रिक, अगर इसमें एनर्जी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, किलो वाट आवर के हिसाब से बनाता है, जो मैंने बता दिया आपको, जिसकी वैल्यू कितने आ जाए, 3.6 इंटू 10⁻36, यहाँ पे 36 इंटू 10⁻5, या हम इसको कैसे बोल देते हैं, है ना, इसी का और हम बोल 3.6 कर देते हैं, और 10⁻6 भी बोल देते हैं, वो एक बेसिक पीछे चला गया, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं 1 किलो वाट पर आवर यूनिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके 20 यूनिट्स बने हैं, 20 यूनिट्स का मतलब क्या है कि आपके ये 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर में इतना होता है, यानी 20 किलो वाट आवर बन गया है ना, तो 20 किलो वाट आवर बन गया है, वो निकाला जाएगा। और 1 किलो वाट आवर का ना, 1 KWH का आपका कितना है, जैसे मान लीजिए 10 रुपीज है,
तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा, आपका 200 रुपए का बिल बन गया है। तो इस तरीके से बना, इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं आपको, वो है ना, हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर आती है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ आपके फॉर्मूलेस बता देता हूँ। ठीक है ना, जिसमें आगे जो भी आगे है जो भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि आपने बताया पावर, तो देखो पावर के फॉर्मूलेस होते हैं, ध्यान रखना, पावर इक्वल्स टू होता है पोटेंशियल इंटू करेंट, इंटू करेंट। ठीक है, या इसको हम बोल देते हैं V इंटू आई। ठीक है ना, ये वाला हो गया। और फिर अगर आपको पता हो तो आपको पहला तो आपको PVI है, ध्यान रखना, ये वाला अच्छे से याद रख लेना भाई, ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला वन हो गया वन। फिर आपको पता होगा जो हमारे पास वो होता है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR होता है, ये ओम्स लॉ है ना। तो अब यहाँ पे वैल्यू मैं पुट करूंगा, तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता ना। एक में क्या बोलेंगे कि अगर मैं V की जगह पर क्या कर दूं, IR रख दूं, तो यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, I²R। अगर आपको यहाँ पे करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तब आप कैसे निकाल सकते हैं, आपके इस फॉर्मूले से। ठीक है ना। फिर मैं बात करता हूँ तीसरा फॉर्मूला से, तीसरे फॉर्मूले में क्या होगा, नथिंग। अब मैं यहाँ पे V की वैल्यू की, यहाँ पे आई की वैल्यू कर देता हूँ, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, R/V। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट आपका कर दूं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा V²/R। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल और आपका वो दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके तीन फॉर्मूला हो गए पावर के, तो प्लीज ये वाले फॉर्मूले लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। चलो, इसके बाद मैंने ऐसा यूनिट आपका हमने कर ही लिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके तीन फॉर्मूले है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको इनको अच्छे से याद रखिएगा। हाँ हाँ, एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको हीट ना, हीट का भी यहीं पे करा ही देता हूँ एक से। नोट्स, हीट 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 हीट। हम्म, अब देखो, ऐसे ही आपके बात करते हैं हीट का, है ना। तो मैं आपको देखो हीट के फंडामेंटल फॉर्मूले बता रहा हूँ, मतलब जिनसे सारे फॉर्मूले ड्राइव होते हैं। तो हीट क्या है, हीट इज नथिंग बट मेरा कितना पावर लगा है, कितने टाइम तक। यहाँ में इसमें हीट होती है, सिंपल सा आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है हीट का। ठीक है, अब P/T रहता है ना। तो मैं यहाँ से बोल देता हूँ, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ अगर इसका। हाँ, तो सर बोला आपने कि सर ये तो सर H = P/T हो गया। अब पावर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखो कितनी सारी है, अब इसमें से कुछ भी उठा के लगा दूं। मैं इसका बोल सकता हूँ कि सर अगर मैं यहाँ से उठा दूं तो I² R/T हो गया, एक बन गया आपका। दूसरा क्या बोल सकते हैं, VI/T हो गया, दो बन गया इसका। लास्ट में इसमें देख लो, V²R/T हो गया, ये थर्ड हो गया। तो आपको देखो ये फॉर्मुलेज हैं, लेकिन आप देखो इन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि हर बार आते ही हैं, बट इन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है ना, तो आपका कहीं ना कहीं आपको जरूरी हो जाता है पढ़ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रेदर देन कि आप इनको इनको रटें, इससे अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि हीट का मतलब ही क्या है, कि कितना पावर इंटू टाइम है। पी की वैल्यू अगर आपको इससे याद है, तो आप इससे ये बना सकते हो, फिर इनसे ये बना सकते हो, तो इसमें से आप कहीं ना कहीं आप आंसर तक आ जाओगे। ठीक है जी, ओके। इंटरनल एनर्जी, ओके। हीट एनर्जी अभी है, तो हम लोग हीट एनर्जी को, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में मैं हीट एनर्जी करा दूंगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी के बारे में बात करते हैं हम एक बार। एक सेकंड दीजिएगा जरा मुझे। हाँ, इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं, तो वही बेसिक में बताया कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताया, यानी बिजली की, यानी उसमें भी रेट ऑफ वर्क डन, जो भी एनर्जी है, कितना इलेक्ट्रिक सर्किट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर वर्क डन के बारे में बात करेंगे, IVT जो हमने पीछे पढ़ा अभी। ठीक है, तो पावर क्या है, कितना है ना, आई कितना, करंट, पोटेंशियल, टाइम। ठीक है ना, हमने यही बात की कि IVT हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसमें देखेंगे एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसमें बस आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं और कुछ नहीं इतना इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आईवी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। पावर का मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, करंट इनटू वेलोसिटी।
वेलोसिटी कह रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ओम्स लॉ आप देख सकते हैं, v इक्वल्स टू आई आर होता है, तो हमने यहाँ से जो v स्क्वायर आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बनाया, तो हमने पीछे अभी अभी जस्ट ये वाले पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। पावर रिस्पॉन्सिबल हीटिंग ऑफ द कॉइल ऑफ अ बल्ब, ठीक, विच का हेड एंड लाइट, ठीक है, ये वाला एग्जांपल से दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के रिगार्डिंग। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ठीक है, समझिए। एक बार देख लेते हैं। एनर्जी कंटेन विद इन द सिस्टम एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग विद द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर ओरिएंटेशन। तो सिंपल सी बात है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो जो भी पार्टिकल है, जो भी कुछ भी आपका मैटर है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की एक सर्टेन कन्फिगुरेशन होगी, सर्टेन अरेंजमेंट होगी, और उनके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। तो एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन इंक्लूड, अब देखो इससे क्या हो सकता है, देखो अब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन ये उल्टा सीधा यहाँ पे मोशन कर रहे हैं पार्टिकल के अंदर, तो उससे भी एक एनर्जी आपकी रहेगी, उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अब ये कैसा भी मोशन हो सकता है, ये ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है, रोटेशन मोशन हो सकता है, वाइब्रेशन मोशन हो सकता है, ठीक है ना। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि इंटरनल एनर्जी होता है, हम आपको उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका पहला फॉर्मूला ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट हीट और वर्क डन, ठीक है ना। हीट का मतलब क्या है कि कितना वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, और क्यों, क्योंकि वर्क डन की वजह से। तो इन दोनों को जब हम बात करते हैं तो उसको इंटरनल एनर्जी आ जाता है। तो हम जब आगे एंथैल्पी वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, है ना। तो आप विल गेट एन आइडिया, जैसे कि आपके लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो अलग अलग लॉ हैं, हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे भी, ठीक है। यहाँ पे देख ले डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। देखो क्या होता है इंटरनल एनर्जी, क्या बात करता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वहीं पे जो एंथैल्पी इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। यहाँ पे इसका यहाँ पे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है दोनों का, ठीक है ना। तो आपका एंथैल्पी हो गया, यहाँ पे हीट का दिया हुआ, इंटरनल एनर्जी आपका जो भी आपका पावर पोटेंशियल दिया हुआ है, यहाँ पे आपका क्यू प्लस डब्ल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आगे हमारा आता है हीट। चलो हीट को भी कंप्लीट ही कर लेते हैं यहाँ पे। तो हीट एनर्जी के बारे में बात करते हैं। देखो हीट इज नथिंग, थर्मल एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है जी। फ्लो ऑफ, अब देखो फ्लो फ्रॉम ऑब्जेक्ट हायर टेम्परेचर टू वन टू द लोअर टेम्परेचर। पता है इस पे ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, वो लोअर टू हायर कर देते हैं, है ना। और इसमें है ना, इसमें क्या करेंगे, अंटिल इक्विलिब्रियम, मतलब एक समन्वय होना चाहिए ना, एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने के बाद ही आपका हो जाता है। सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ, आपका देखा होगा आइस होगा, आइस मेल्ट होकर आपको एक सर्टेन टेम्परेचर जाता है। ऐसी बॉयल वाटर को आप छोड़ देंगे, फिर वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर आ जाएगा, तो सर्टेन टेम्परेचर क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, जो भी हम रूम टेम्परेचर बोलते थे लेमन में, तो वो उस पर रहता है। अब अगर बात करें हीट, ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, तो इट इज नथिंग बट जूल, क्योंकि एनर्जी है भाई, वही मैं कह रहा हूँ। इसमें परेशान मत होना कि सर इसका हीट एनर्जी का तो बताया नहीं था, एनर्जी का, तो एनर्जी तो है ना, समझ रहे हैं आप, तो वो सेम ही रहेगा यहाँ पे। उसके बाद कहते हैं देयर आर लॉट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे एटम मॉलिक्यूल्स आयन, देयर मूवमेंट्स लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी। तो भाई इनके मूवमेंट की वजह से ही आपका हीट एनर्जी यहाँ पे रहता है, ये दिया हुआ है। अच्छा, अलग अलग टाइप के एनर्जीज होते हैं, हम उसमें बात कर लेंगे आगे। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी के बारे में बता देता हूँ। एक होता है कंडक्शन, ये ट्रांसफर ऑफ हीट का होता है। एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है कहीं ना कहीं, फॉर हीट ट्रांसफर। सिंपल सी बात, कंडक्शन का मतलब क्या है, कंडक्शन जो कंडक्टर होते हैं ना, जो कंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्शन है ही वहीं से है। तो यानी क्या है, जैसे कि आपको मैंने बता दिया, आपने बॉइलिंग पॉट पे ना उसको रख दिया, गैस पे रख दिया है ना, बॉईल हो रहा है किसी भी मेटल के उसमें पॉट में, तो ये क्या हो गया, कंडक्शन फॉर्म ऑफ हो गई। फिर होता है कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या होते हैं, आपके गर्म हवाएं जो होती है ना, उससे आपके वो होता है, क्या कहते हैं, ये हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपका, कन्वेक्शन से आपका क्या होगा कि आपका यहाँ पर जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे होगा, किसके, मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स की तरह, हीट ट्रांसफर थ्रू गैस और लिक्विड, ठीक है ना। वहीं पर रेडिएशन, नो मीडियम नीडेड, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये आपको पता है क्या आ चुका है, नो मीडियम नीडेड। इसका एक एग्जांपल सबसे याद रखना, दैट इज सन की जो रेडिएशन है जो अर्थ पे आती है, यही ना जाने कितनी बार पूछा गया है कि सन किसकी फॉर्म, सन की जो एनर्जी है अर्थ पे किसकी फॉर्म में आती है, तो रेडिएशन की फॉर्म में आती है, ठीक है। दे डू नॉट नीड एनी मीडियम,
ठीक है, ये वाला ध्यान रखना। लिक्विड यहाँ पे आपका कन्वेक्शन में आपको क्या चाहिए होता है, आपका कहीं ना कहीं आपको किसी लिक्विड या गैस की फॉर्म से आपका वो चाहिए होता है। सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ कि आपको कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं। कन्वेक्शनल करंट्स देखे होंगे आपने, ये आपके क्या होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी तभी विल गेट एन आइडिया। तो कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हीट फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अगेन मैं इसको बोलूंगा नहीं कि इसको छोड़ो, चाहो चाहो तो पढ़ लेना, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। बहुत ही कम क्वेश्चन देखे गए हैं अभी तक, तो मैं ज्यादा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए हीट फॉर्मूला। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है, एम की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, मास ऑफ द सब्सटेंस हो गया, सी आपका दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट होती है, और आपका चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इस बस आपको ये पता होना चाहिए। एक कैलोरी, ये स्टैटिक डेटा है, आपको पता होना चाहिए 1 कैलोरी इक्वल्स टू नथिंग बट 4.18 जूल, ठीक है। यहाँ पे फेज चेंज क्या करते हैं, तो फेज चेंज बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के बारे में एक हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे। तो लेटेंट हीट होता है, देखो लेटेंट हीट से आपको ध्यान रखना है क्या, देखो कि जैसे लेटेंट हीट में क्या होता है, स्टेट चेंज होता है, ठीक है ना। तो आपको लेटेंट हीट यहाँ पे दिखे क्या होगा, तो लेटेंट हीट से आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता है उस टाइम पे स्टेट चेंज होता है, ठीक है। तो ये इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अच्छा ये बताओ लेटेंट हीट में होता क्या है, एक्चुअल में स्टेट चेंज होता है क्या, नहीं होता है क्या, ऐसे होता है ना। तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हालांकि ये आई थिंक केमिस्ट्री का पार्ट है, किसका पार्ट है, फिजिक्स का ही पार्ट है, नॉट अवेयर, पता नहीं, भूल रहा हूँ मैं भी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना लेटेंट हीट में, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार। देखो यहाँ पे मैं जो भी चीज बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे खुद के पास नोट्स हैं, ठीक है ना। तो उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं, कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं, तो जैसे मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं वहां से मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। जैसे कि लेटेंट हीट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। लेटेंट हीट में आपको क्या रखना है कि जब भी कि आपका जब स्टेट चेंज होगा, मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो रहा है, यानी वेपराइजेशन हो रहा है, मतलब बॉयल होके ना स्टेट चेंज हो गया ना, तो उस टाइम पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। और अगर टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वहां पर स्टेट कांस्टेंट रहता है। बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ। अगर पानी अभी बॉयल होना ही स्टार्ट हो रहा है अभी, है ना, पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वहां पर उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, मतलब वहां पर वो स्टीम नहीं बनेगा। बट जब आपको देखेंगे कि टेम्परेचर अराउंड 100 पहुंच गया है और फिर टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह हम देखेंगे क्या, वहां पे लेटेंट आपका जो है स्टेट चेंज होने लग जाएगा, तो लेटेंट हीट आपकी जनरेट होने लग जाएगी, ठीक है जी। आगे देखते हैं, यूनिट ऑफ आपका हीट एनर्जी आपका दिया हुआ है, ऐसा यूनिट जूल होता है, ठीक है ना, ये देख लेना, आपका ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डायमेंशंस देख लेना इसके, है ना, ये डायमेंशंस की मैंने क्लास वैसे कराई हुई है अपने, तो यू गेट एन आइडिया। फिर आप बात करते हैं मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, जैसे कि मैंने बताया था कन्वेक्शंस होते हैं। कन्वेक्शन इज अ मेथड जिसमें कि हीट ट्रांसफर होती है थ्रू एयर और फ्लूइड, कोई फ्लूइड हो या एयर की, उससे होता है, फ्लूइड मतलब वही लिक्विड वगैरह, ठीक है ना, उससे होगा। पार्टिकल मूविंग बिकम, ठीक है, एयर हीट्स अप, एज अ रिजल्ट एयर राइजेस अप और कूल एयर मूव्स इन एंड बिलो एंड हीट्स अप। से ध्यान रखना है कि जो आपकी कूल एयर होती है वो हैवी होती है, इसलिए वो सिंक करेगी कि डाउन। वहीं पे जो हॉट एयर होती है वो लाइट होती है, इसलिए वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव, है ना, क्या कहते हैं, मूव अपवर्ड्स बेसिकली, ठीक है ना। तो ये आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। रेडिएशन से बेसिकली यहाँ पे हीट वेव्स ही होती हैं, रेडिएट हॉट ऑब्जेक्ट से रेडिएट करते हैं, सारे डायरेक्शन पे होती है अंटिल द ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब जो भी आपका है। और ध्यान रखना है कि सिंपल सी इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, एक तो बहुत ज्यादा ग्रेटर डिस्टेंस तक होती है, सिंपल सा एग्जाम्पल सन है। दूसरी चीज क्या है रेडिएशन के लिए, रेडिएशन आपके नो मीडियम, है ना, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे, जैसे आप यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो गर्म, जैसे ही आपने गर्म किया इसको, देखो यहाँ पे आपने थोड़ा सा ऊपर रखा हो, तो यहाँ पे देखो जो ये है, क्या कहते हैं, जो फायर है, तो इससे क्या कहते हैं, रेडिएशन की फॉर्म में लगता है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, बट ये क्या कह रहा है, जो इसकी रेडिएशन की फॉर्म में भी आपकी हीट आपकी यहाँ से वहां भेज रहा है। फिर कंडक्ट कन्वेक्शन कहते देखेंगे, देखो ये मॉलिक्यूल्स गर्म हो गए, तो ये मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स को गर्म कर रहे हैं ना, तो वो हो गया कंडक्शन का मतलब कि जो हैंडल गर्म हो रहा है, ये क्या है, कंडक्शन है, क्योंकि ये बर्तन, ये जो बर्तन गर्म हो गया, जो पॉट गर्म हो गया, तो ये क्या कर रहा है, इससे कनेक्टेड है, तो इसको भी आपको गर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसके एक ही एग्जाम्पल से आप सारा कुछ समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आपका जो हीट ट्रांसफर होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है, यहाँ पे पूरा का पूरा ये दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो आपका टेम्परेचर होता है जो कि आपका साइंटिफिक टर्म में ये है कि इससे नीचे टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, पॉसिबल नहीं है, टर्म यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। तो आपको बस एब्सोल्यूट इज द लोएस्ट टेम्परेचर थियोरेटिकली
पॉसिबल, ठीक है। जो थ्योरी में बात की जाए तो इतना ही आपका एब्सोल्यूट सबसे कम होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है एब्सोल्यूट का मतलब कि 0 केल्विन। ये देखो, अच्छा यहाँ पे बहुत ज्यादा बताते हैं, वो क्या करेंगे यहाँ पे सेल्सियस की जगह केल्विन डाल देते, नहीं, 0 केल्विन -273.15 होता है, किसी जगह 16 होता है, बट आपको इतना ही सेल्सियस पे यहाँ पे इतना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है एब्सोल्यूट जीरो पे, जो पार्टिकल्स होते हैं एटॉमिक लेवल पर क्या हो जाता है, बिल्कुल एनर्जी वो खत्म हो जाती है ना, इनको वो एटॉमिक लेवल पर बिल्कुल मूवमेंट करना बंद कर देते हैं, तो उसको हम 0 केल्विन आपको बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये होता है कि एब्सोल्यूट जीरो पर जो भी मेटल्स होते हैं वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है नायोबियम करके, आई थिंक नायोबियम 5-6 आपके उस पे, 5-6 ना 11 आपकी केल्विन पे आपका सुपर कंडक्टर आपका बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। स्पेसिफिक कैपेसिटी का मतलब क्या है कि ध्यान रखना है, ये भी आपका पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू है ये। स्पेसिफिक कैपेसिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है 1 ग्राम को आपको 1 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से आपका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे दिया हुआ 1 ग्राम ऑफ वाटर और बाई 1 डिग्री सेल्सियस, तो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर्स को बोला जाता है। कितनी एनर्जी चाहिए होती है इसकी, 4.2 जूल्स ऑफ एनर्जी आपका चाहिए होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। इन दोनों पे पीवाईक्यूज आ चुके हैं, और बढ़िया वाले पीवाईक्यूज आए हैं, इन द सेंस कि आपको जो स्टेटमेंट्स है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग बनाए गए थे, ठीक है जी। हीट कैपेसिटी की यहाँ पे मैंने बात की है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे हम लोग 1 यूनिट पर मास, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका स्पेसिफिक के बारे में बात की जा रही है, तो आपका कुछ यूनिट मास होता है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसी 1 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये आपके दो कुछ आपके फॉर्मूलेस हैं, ठीक है ना। सो या आई बिलीव दैट्स ऑल, हमारा ये वाला टॉपिक होता है खत्म। देखो यहाँ पे काफी ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंट जो भी आपके टॉपिक्स है वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो मेक श्योर आप अच्छे से देखिए वीडियो। जो भी आपके डाउट्स हैं सन डू रीच अस आउट, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, गुड नाइट और जय हिंद।